नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। भारतीय समय के अनुसार बुधवार की सुबह 5:30 बजे ईरान को दी गई ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है, यानी बुधवार का दिन अमेरिकी ईरान की जंग का सबसे निर्णायक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के 24 घंटे पहले ट्रंप व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और ईरान को बाकायदा धमकी दी कि अगर ईरान ने तय डेडलाइन तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने भी ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया, यानी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई एक दूसरे को धमका रखे हैं धमाकों के साथ में, उससे सीज फायर वाली संभावना तो पूरी तरह से धूमिल पड़ चुकी है। तो क्या ईरान के खिलाफ अब अमेरिका सबसे भीषण प्रहार करेगा और ईरान उसका जवाब आखिर कैसे देगा? इसी मुद्दे पर आपको इस पूरे मामले की एबीसीडी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ में। और इस बीच एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। जी हां, सबसे बड़े हमले की खबर सामने आ रही है और ईरान की बड़ी तस्वीर जो सामने आई है, ईरान का रेलवे लाइन पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। खबर यह है कि हमले में ईरान के रेलवे लाइन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये स्पष्ट कर देती हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी, ये देखिए जरा किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद में लोग रेस्क्यू करते हुए जा रहे हैं। कई शव यहां से बरामद किए गए हैं। इस हमले में कई लोग जद में आए हैं, कई शव बरामद किए गए, कई घायलों को आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जिस रूप में यह हमला हुआ, यह धमाका हुआ, उस दौरान कई लोगों के शव शत विक्षत स्थिति में पाए गए। जिस तरह के हालात थे वो तस्वीरों के साथ में आप देखते चलिए। यहाँ पर रेस्क्यू टीम जुटी हुई है, रेस्क्यू टीम किस तरह से लोगों को लेकर वहां से जा रही है और ये हालात है, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि मानो अब ईरान में ये तस्वीर बहुत आम हो चली है। देखिए किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम, सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये ईरान के कई अलग अलग इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बड़ी स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है और इन हालातों को देखते हुए अब ईरान ने अपने रेलवे संचालन पर भी बड़ा एक्शन लिया। अब ईरान ने ये घोषणा कर दी है कि आगामी आदेश तक ईरान में तमाम रेलवे स्टेशन पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, बंद किया गया है। ये हालात जो अभी स्थिति है उसको देखते हुए आदेश दिया गया और उससे ये तो स्पष्ट है कि अभी ये बंद ही रहने वाला है, क्योंकि पहले ही बड़ी धमकियां दी जा चुकी हैं। अब खबर है इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। इजरायल ने दरअसल रेलवे पुल को भी बड़ा निशाना बनाया, सभी रेलवे ऑपरेशंस को निलंबित कर दिए गए। यही धमकी एक तरह से दी गई थी, लेकिन सबसे अहम बात तो ये कि डेडलाइन दी गई और डेडलाइन आज नहीं बल्कि कल पूरी हो रही है। अगर भारतीय समय के अनुसार बात की जाए तो क्या इजरायल ने उस डेडलाइन के पहले ही हमला कर दिया? क्या एक बार फिर से विश्वासघात ईरान के साथ में किया गया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जिस तरह से अपना संबोधन दिया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि मंगलवार तक की डेडलाइन है। भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो वो वक्त कल सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे पूरा होगा, क्योंकि मंगलवार रात 8 बजे का वक्त अमेरिकी समय के अनुसार दिया गया था। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के ऊपर यह हमला अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। और ये फिलहाल जो तस्वीर है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। बताया जा रहा है कि अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि रेलवे विभाग की तरफ से, ईरान प्रबंधन की तरफ से की जा चुकी है। कई और भी लोग इस हमले की जद में आए हैं, कई लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें ऐसा लगता है ईरान के अलग अलग इलाकों में बहुत आम हो चुकी हैं। लगातार यहाँ पर एम्बुलेंसेस के सायरन और खतरों के सायरन नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है। खार्ग द्वीप से होता हुआ दरअसल करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात एक तरह से होता है पूरी दुनिया का, और उसी खार्ग द्वीप पर हमले किए गए हैं। कई धमाके सुने गए और ये धमाके बहुत ज्यादा तेज थे। तो खार्ग द्वीप पर हमले किए गए और क्या डेडलाइन अब खत्म हो गई है क्या, या ये डेडलाइन खत्म होने के पहले का ट्रेलर एक तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है और ये चिताया जा रहा है कि ये तो ट्रेलर है,
जो शर्तें हैं डेडलाइन के पहले मान लो, वरना इनकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। अभी कुछ हिस्सों में रेलवे ब्रिजेस को, रेलवे लाइन को हमले से ध्वस्त किया है और कई ब्रिजेस को निशाना बनाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कारगिल द्वीप के कुछ हिस्से को एक तरह से टारगेट किया गया। अगर ईरान नहीं मानता है तो क्या ये हमले और बढ़ जाएंगे? इसी बात के संदेश लगातार डोनाल्ड ट्रंप देते रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जो सामने आ रही है। आईआरजीसी ने पड़ोसी देशों को दरअसल चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा है कि पड़ोसी संबंधों और संयम को लेकर सारे विचार समाप्त हैं। यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार होगा, किसी मिडिल ईस्ट के देश पर नहीं। सालों तक तेल गैस से वंचित रह जाएंगे, ये बात ईरान की तरफ से एक बार फिर से स्पष्ट कर दी गई है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के अपने तमाम साथियों को, देशों को ये स्पष्ट कहता रहा है कि उसकी लड़ाई दरअसल उन देशों से है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अमेरिकी बेसिस पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर जो आईआरजीसी की तरफ से आई है, पड़ोसी देशों को चेतावनी। पड़ोसी देशों में सऊदी अरब भी है, दुबई भी है और ये कहा जाए इराक भी है, ओमान भी है, कई मिडिल ईस्ट के देश हैं, उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। आईआरजीसी ने अपनी तमाम पड़ोसी देशों को सीधे चेतावनी दी है, पड़ोसी संबंधों और संयमों को लेकर सारे विचार समाप्त करें और यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार अब आने वाले वक्त में भी होगा। जिस तरह से यूएस ईरान को खत्म करना चाहता है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये धमाके, ये परिस्थितियां यूं ही लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। के हालात यहाँ पर तनावपूर्ण है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि अब स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनने वाली है। जो हालात हैं, यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार की तस्वीर यहाँ पर अब आने वाले वक्त में सामने आएगी। जिस तरह से बड़ा हमला ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया है, ये उससे डबल रूप में बड़े धमाके, बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान की तरफ से स्पष्ट अब धमकी आ चुकी है, आईआरजीसी ने क्लियर चेता दिया है। तो क्या अब जो डेडलाइन का वक्त था वो समाप्त हो गया है? बड़ी खबर यही, क्योंकि डेडलाइन के पहले ये कहा जाए कि एक तरफ बातचीत की बात कही जाती है, उस बातचीत के पहले ही अगर ये धमाके हो रहे हैं तो इन धमाकों के आखिर मायने क्या है? क्या ये माना जाए कि अब मिडिल ईस्ट में वो होने वाला है जिसका डर था? क्योंकि अब एक बार फिर से बड़े हमलों की दस्तक, बड़े हमलों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। ईरान के रेल नेटवर्क पर बड़े हमले की खबर है। अमेरिका इजरायल ने ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान के काशान में रेलवे ब्रिज और खार्ग आइलैंड पर हमले कर दिए। काशान में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। मशहद में ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। खार्ग आइलैंड ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। यहाँ पर हमले से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के सामान्य पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इजराइल ईरान के सामान्य पुलों को भी अब निशाना बनाने की खबर है। लगातार कैसे ईरान में तबाही का मंजर है, टूटे हुए पुलों की तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि मान के चलिए जो बड़े ब्रिज हैं वो तो है ही सीधे सीधे इजराइल के निशाने पर, लेकिन अब वो छोटे ब्रिजेस भी जो ये कहा जाए कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे को जोड़ते हैं, उन जगहों पर भी टारगेट किए जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ ईरान और इजराइल और अमेरिका की इस जंग में इजराइल और अमेरिका मन बना चुके हैं ईरान में तबाही का। इसीलिए इसमें कोई मायने नहीं रखता कि वो क्षेत्र इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो क्षेत्र अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, बस तबाही मचानी। और देखिए यही वजह है कि दोनों तरफ ब्रिज का जो बड़ा हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है, बीच का हिस्सा। और ऐसी ही तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। डेडलाइन खत्म होने के पहले ही ऐसा लगता है हथियारों का अब
प्रदर्शन लगातार हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं और भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे डेडलाइन खत्म होनी है, यानी कि मियाद जो है कल सुबह 5:30 बजे तक की है। लेकिन उसके पहले ही आखिर क्या कर दिया है इजराइल ने, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। ये हालात है ईरान में, तो क्या अब तबाही का मंजर निश्चित है? जिस तरह से पहले ये दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने, इस जोड़ी ने ईरान की डेडलाइन तय कर दी, ना सिर्फ डेडलाइन बल्कि तबाही की डेट और समय भी तय कर दिया, और उसके पहले ही हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमेशा से ही एक तरह से इजराइल और अमेरिका के माध्यम से ईरान को धोखा दिया गया, तो क्या यही वो बात एक बार फिर से दोहराई गई? बातचीत के बहाने, बातचीत की आड़ में तबाही की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप? इजराइल की चेतावनी के बाद मशहद में ट्रेन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। इजराइल ने लोगों से कहा है कि ट्रेन या रेलवे लाइन के पास जाना खतरनाक हो सकता है, और इसी तरह से अब ईरान में भी ऐसी ही घोषणाएं की जा चुकी हैं। रेल यातायात प्रभावित है। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत और ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। शरदेंदु जी, क्या वही बात है जो हमेशा अमेरिका और इजराइल करते रहे हैं, डेडलाइन के पहले हमले, बातचीत की आड़ में हमले और ईरान पर भरोसा जताने का दबाव बताते बताते ये कहा जाए वादा खिलाफी और धोखेबाजी कर दी गई है क्या फिर से? लेकिन नैना जी, आपने देखा होगा 28 फरवरी से लेके आज तक अमेरिका कुछ बोलता है और इजराइल अपने हमले जारी रखता है। ये अमेरिका की डेडलाइन खत्म हुई, इजराइल ने कोई डेडलाइन ईरान को कभी दी नहीं। वो अपने बेदस्तूर हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका बोलता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको वर्ल्ड को अपना फेस दिखाना है। अमेरिका में मिड टर्म पोल होने हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत भी बनना है। तमाम तरीके के एंगल उनके दिमाग में चलते रहते हैं और एवरी डे नया स्टेटमेंट। जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आप रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए। आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज नई चीजें बोल देते हैं, और पिछले बार जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं वो आप भूल जाते हैं। तो ये जो डेडलाइन इन्होंने दी है, देखिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ईरान गिव अप कर दे, पूरी तरीके से हथियार डाल दे। कई तरीके के फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, काइनेटिक डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, डेली आपकी एयर सॉर्टीज आ रही हैं, मिसाइल फायर हो रहे हैं, टारगेटिंग हो रही है, हजार हजार टारगेट का दावा किया जाता है। पूरे 31 प्रांत में जिस तरीके की तबाही है वो फिनोमिनल है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ईरान में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन ईरान ने जो नब्ज पकड़ रखी उससे वो अमेरिका को नसा रहा है। वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, वो है बाब अल मंदेब, जिसको वो हूती से कंट्रोल कराता है, और तमाम प्रॉक्सीज जो हैं जिसके वजह से अमेरिका के बेसिस पे स्ट्राइक हो रहा है। अमेरिका के बेसिस हैं क्या? ये स्कूल पे जो आपके ईरान में हमला हुआ था वो अमेरिकन बेसिस से हमला हुआ था। जो तमाम तरीके के पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पे स्ट्राइक हो रहा है वो भी अमेरिकन बेसिस से ही किया जा रहा है। इसीलिए ईरान लगातार अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक कर रहा है, चाहे वो यूएई में हो, कतर में हो, कुवैत में हो, सऊदी अरब में हो, लगातार टारगेटिंग, और इसी वजह से वो युद्ध में बना हुआ। और युद्ध लड़ने का जो उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया है कमांड का, आईआरजीसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कमांड के थ्रू लोकल कमांडर को पावर दे रखी कि आप ड्रोन और मिसाइल से जो टारगेट जो मुनासिब समझे उसको स्ट्राइक करें। तो ये जो डेडलाइन है अमेरिका ने दी है वो कल खत्म जरूर हो रही है, लेकिन उसके पहले इजराइल देखिए जिस तरीके से ट्रेन के यार्ड, ट्रेन स्टेशन, ट्रेनों का आवागमन पे उसने बाधा की है, और जिस तरीके से पहले उसने वार्निंग दी थी अब वो स्ट्राइक करने लगा, और ईरान ने में भी एडवाइजरी जारी की कि अब ट्रेन से आप ना चलें। तो इस तरीके का इजराइल जो है लगातार खलबली मचाए हुए है। वो मिडिल ईस्ट में तब तक स्ट्राइक करता रहेगा जब तक वो ग्रेटर इजराइल का सपना नहीं पूरा करता या अपने सिक्योरिटी इश्यूज को पूरा पुख्ता नहीं कर लेता। इसलिए उसने सदन लेबनान में भी हमले जारी हैं, और लेबनान की जो स्ट्राइक को आज की डेट में ईरान ने मुद्दा बना रखा है। जो ईरान ने 10 सूत्री कार्यक्रम प्रोग्राम दिए अमेरिका को, उसमें यह भी है कि इजराइल लेबनान पे स्ट्राइक करना बंद करे। जिस तरीके से हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से लतीनी रिवर तक उसने अपना एक्सपेंशन किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बनाया है, तो इजराइल कहीं ना कहीं आज
लेबनान पे कब्जा है, कल वो सऊदी अरब पे करेगा, तीसरे दिन जॉर्डन पे करेगा। उसकी मंशाएं यहाँ खत्म होती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि सिक्योरिटी का बहाना तो आप किसी भी लेवल पे, किसी भी एक्सटेंट पे, किसी भी हद तक आप जाके दे सकते हैं। तो इसराइल तो चुप होने रहा, एक मिलिट्री माइंडसेट का कंट्री है, जिसका हमेशा से युद्ध का बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा, और वो अमेरिका की शय मिलने से और बढ़ता चला जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पीस फिर लड़ाई, पीस फिर लड़ाई, और नेतन्याहू है जो अमेरिका को अपने दम पे घुमा रहे हैं। ज्यूज लॉबी जो है अमेरिका में बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन पे बड़े अच्छे एडवाइस करती है, और अमेरिका को इस बार समझ में आ गया है कि इजराइल ने उनको इस युद्ध में फंसा लिया। अब लेकिन लेकिन ग्रेसफुल सर यही तो एग्जिट बात कैसे है कि चाहिए? जब अगर हम देखते हैं कि शिया मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और आपने कहा ज्यूज की भी हो और सुन्नी मुसलमानों की भी हो, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद, और ये डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं कि ईरान के साथ में इस लड़ाई का, इस पंगे का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन रिजवी साहब, जो अभी धमाकों की, हमलों की तस्वीर देख रहे हैं, अभी मैं देख रही हूँ कि डेडलाइन तो कल सुबह 5:30 बजे पूरी होनी थी ना भारतीय समय के अनुसार, लेकिन अभी ब्रिजेस को पर हमले कर दिए गए, बम बारूद मिसाइल गिरा दी गई, रेलवे नेटवर्क ध्वस्त कर दिया है ईरान का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपको, नैना जी, और तमाम पैनल्स में मौजूद मेरे भाइयों को। डिफेंस एक्सपर्ट शारदेंदु जी ने आज बहुत ही प्यारी बात कही कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है उसके प्रेशर से हो रहा है। और नैना जी, ये जो हमले हुए हैं, जो हमने मालूम किया है, ये हमले इजराइल के जरिए से हुए हैं, अमेरिका के जरिए से नहीं हुए हैं। यानी इजरायली जो विमान थे, फाइटर प्लेन थे, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये डेडलाइन जो दी गई है, ये अमेरिका की जानिब से दी गई है, और अमेरिका ने, अगर आप हिसाब कीजिएगा, तो 5-7 बार अब तक डेडलाइन दी है, उस पर अमल नहीं किया है। आपसे भी मेरा सवाल है, और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप क्या चाहती हैं कि ईरान जो है सरेंडर कर दे? और जैसा कि 2 दिन पहले ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे ईरान का तेल चाहिए। कितनी थर्ड क्लास की, कितनी घटिया बात है कि एक मुल्क की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करना चाहते हैं। एक बार चोर चोरी करता है तो ऐलान नहीं करता, लेकिन ये वो शख्स है जो खुलेआम ये कह रहा है कि हमको ईरान का ऑयल चाहिए। आप सारे पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं, आपने भी उनका वो ट्वीट देखा होगा। ये ईरान हम चाहते हैं कि साहब स्लो कर ले, सीज फायर कर ले, उनकी बात को मान ले। ये कौन सा सीज फायर है जो 45 डेज के लिए है? अमेरिका ये भी तो कह सकता था कि हमको सीज फायर देखिए, अभी चाहिए, लेकिन ये 45 दिन का मतलब इस ये है। पूरी परिस्थिति में इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अभी जो गेंद है वो एक तरह से ईरान के पाले में है, और अभी पूरी दुनिया के सामने ये कहा जाए कि विलेन बन गए हैं अमेरिका या इजराइल, जिस रूप में बड़े हमले किए जा रहे हैं। बातचीत की बात पर, जब मेज पर अगर बातचीत की बात होती है और उसके बाद में जो हालात यहाँ पर नजर आते हैं, राजन सर, ये आखिर क्या, अब किस दिशा की तरफ जा रही है परिस्थितियां जिस रूप में अभी नजर आती हैं? ये कहा जाए कि डेडलाइन के पहले ही अब धमाकों की बात क्या, जो कत्लेआम मचाने की, या फिर जो फाइनली चीज स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, डेट और समय पूरे इसके साथ में, वही होती हुई नजर आ रही है क्या ईरान में? आम जनता हो या फिर बेसिक नेसेसिटी, सब ध्वस्त है। सर, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए, ऑडियो मेरा आ रहा है आपको? हाँ जी सर जी। हाँ, देखिए, मैं कल भी आपके चैनल पे यही बोल रहा था कि लड़ाई किसी की भी हो, चाहे अमेरिका को खींच के लाया है इजराइल, यहूदी लॉबी लाई है, कैसे लाई है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है अब क्या, अब उसके बाद क्या। कल भी मैंने बोला था, अमेरिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई नहीं है। अभी इस वक्त आगे खाई पीछे कुआं है, पीछे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पीछे जाने का मतलब अमेरिका खत्म, पेट्रो डॉलर खत्म, मिडिल ईस्ट से सारी फौज गायब, पूरी दुनिया में थू थू। अब भैया $1 बिलियन का खर्चा है हर महीने, हर दिन हो रहा है। $1 बिलियन क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? तो वो रास्ता ही कुछ नहीं है। ये जो सारी बातचीत की बात हो रही है, ये लॉजिस्टिक पॉजेज है। आज बोल रहे हो आप रेलवे स्टेशन उड़ाए गए हैं, पटरियां उड़ाई गई हैं, ब्रिजेस उड़ा रहे हैं। ओ भाई, नॉर्मल प्लानिंग है, बैटलफील्ड आइसोलेशन होती है। अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना है तो दे हैव टू इंश्योर कि भी जो कोस्टल एरिया है वहां तक
कोई रिइंफोर्समेंट ना आ सके बाहर से। सो दैट मींस हर प्रोविंस के बीच के सारे रास्ते तबाह करने पड़ेंगे। इट डजंट मैटर कि अमेरिका ने आज लेकिन राजन हमारे, सर, ये तो दादागिरी हो गई ना, ये दादागिरी है नहीं तो और क्या है? देखिए बिल्कुल दुनिया उसी में चलती है। एक बार बताइए, हाँ। 50 साल से ईरान के अंदर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू यहूदी, ये मर जाए, ये जान जाए, इनको जीने का हक नहीं है। 50 साल से बकवास कर रहे थे, सुन रही थी ना दुनिया। तो क्या कर लिया दुनिया ने? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हो रहा है। तब वो कर रहे थे करके, आज उन्होंने बता दिया भैया लाठी किसके हाथ में है। तो अब क्यों रो रहे हो? अभी अंत तक चलेगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये 680 सन की लड़ाई है, करबला की लड़ाई ईरान लड़ रहा है। आज उनके राष्ट्रपति ने भी बोल दिया, हम 1.4 मिलियन जितना मतलब 1.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, हम पूरे सब मरने को तैयार हैं। यार आज 26 मतलब 2026 है, तुम वो 72 आदमी लेके अभी भी सन 680 में बैठे हो। अभी कुछ मतलब ठीक है, सेक्रीफाइस ये वो सब मर रहे, सब आदमी समझते हैं, बट एटलीस्ट देखो इस वक्त दुनिया में क्या चाहिए? दुनिया को ना ट्रंप चाहिए, दुनिया सेक्रीफाइस को तब ना, काम का आता है ना जब उस सेक्रीफाइस के कोई मायने हो या फिर उसके कोई रिजल्ट्स हो। ना इस वक्त दुनिया को क्या चाहिए? इनफैक्ट आज मेरे से कोई पूछ रहा था कि इस युद्ध में क्या होगा, कौन ट्रंप जीतेगा या ईरान जीतेगा? मैंने बोला दोनों हारेंगे, दोनों हारेंगे। ट्रंप भी हारेगा और ईरान भी हारेगा। कहते फिर जीतेगा कौन? मैंने कहा जीतेगा एक तरफ इजराइल, एक तरफ भारत जीतेगा। अभी आप आने वाले समय में अगर टाइम दो तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे जीतेंगे। सिर्फ ये जीतेंगे, ट्रंप बुरी तरह हारेगा, डी-डॉलराइजेशन होगा एंड अमेरिकन इकोनॉमी फिर नीचे आएगी। पर अगर पीछे जाता है तो भैया फिर तो ट्रिलियंस का लॉस है, वापस जाने का स्कोप ही नहीं पैदा होता। सो आज की दुनिया के हिसाब से अगर चलना है, अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, तो दोनों को हारना पड़ेगा, ईरान को भी और अमेरिका को भी हारना पड़ेगा। तो सर ये तो वो बात हो गई कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। हालात तो यहाँ पर ऐसे जस के तस हो गए। मैं सहाय सर और तेजावत जी का रुख करूं, लेकिन रिजवी साहब आपकी किसी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। जी, मैं दो बातें आपने जो कहा है मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये डेथ टू अमेरिका व इजराइल जो है, इसका मतलब मौत नहीं होता है जो आपने तर्जुमा किया है। ईरान में जो नारा लगता है मैं उसको फारसी में बताता हूँ, मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि मुर्दाबाद और जिंदाबाद, तो आज एक पार्टी के होते हैं तो दूसरी पार्टी को आप कहते हैं ना कि मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फला पार्टी का नाम लेते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद। तो डेथ से मुराद वो मौत नहीं जिसे आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा करबला के बारे में, करबला जो पुरानी दास्तान हो गई, करबला यकीनन पुरानी दास्तान है, लेकिन उसका एक मैसेज है, मैसेज ऑफ करबला। मैसेज पुराना नहीं होता है, याद रखिएगा। करबला पुरानी हुई है, करबला का पैगाम ये है कि जालिमों के सामने न झुको। वो जो कहा गया है ईरान से कि हम करबला वाले हैं, यानी जालिमों के सामने, हम उनकी दादागिरी के सामने झुकेंगे नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये हम लोग शिया हैं। शिया लोग आप जानते हैं कि इंडिया में और दुनिया में बहुत कम है, दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। 57 मुल्कों में एक मुल्क शिया मुल्क है, और शिया का पैगाम हमेशा ये रहा है, और हमें हमेशा मारा गया। पुराने बादशाहों ने भी शियों को मारा। आईएस ने शाम में और सीरिया में और इराक में किस पे हमला किया था? शियों पे हमला किया था। तो हम वो कौम हैं कि हमें सिखाया गया दो चीजें। साहब इसको सुन लीजिए प्लीज, मुझे 1 मिनट का टाइम दिए। शियों को हम लोग, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं अपनी कौम को सिखाता हूँ दो चीजें। नंबर 1, अपने मुल्क से वफादारी करो, और दूसरी चीज जो है जो हमें सिखाई जाती है वो ये है कि जालिमों के सामने सर न झुकाओ। हम शिया हैं। आप हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, एक शिया भी आपको हिंदुस्तान में गद्दार वतन नहीं मिलेगा। इतने बम ब्लास्ट हुए हैं, अगर आप चेक कीजिएगा, हजारों लोग इस वक्त बम ब्लास्ट करने वाले जेल में होंगे। उसमें अगर कोई एक शिया मिल जाए तो आप मुझे जो है फांसी पे चढ़ा दिए उसकी जगह पर। तो हम लोग जो है वतन के वफादार होते हैं और जालिमों के सामने सर नहीं झुकाते, ये शियों की पहचान है। और करबला के बारे में जो आपने कहा कि पुराना वाकया हो गया है, करबला का वाकया पुराना है, पड़ोसियों के लिए वो जालिम ईरान भी नजर आता है। पड़ोसी तो बार बार वो भी बात कहते रहे हैं, पड़ोसियों के लिए तो ये बात भी नजर आती है। मैं अब आगे बढ़ूं एक बार, लेकिन आलोक साहे जी, जिस पावर प्लांट डे या ब्रिज डे की बात जो कही जा रही थी, जो बड़ी पिक्चर पेश की जा रही थी, क्या उसका वक्त आज से शुरू हो गया है क्या? खासतौर से ईरान में जो पहले धमकी दी जा रही थी, ये उसका ट्रेलर है क्या?
नैना जी, डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट जायसवाल सर ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। जिस तरह से ब्रिजेस पे अटैक हो रहे हैं इस समय, बड़े इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ब्रिज पर और रेलवे लाइन पर अटैक करना जो है वो बहुत ही परमानेंट डैमेज नहीं होता है, कुछ दिनों में ही उसको रिपेयर कर लेती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये ब्रिज और रोड पर अटैक तब किया जाता है जब कोई टैक्टिकल ग्राउंड मूवमेंट प्लानिंग की जाती हो। तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि अमेरिका और इजराइल वहां पर कोई ग्राउंड मूवमेंट प्लान कर रहे हैं आज रात को या कल सुबह। क्योंकि इसलिए आप देखिए, जो ब्रिज और रेलवे लाइंस को उड़ाने की बात है वो इसके और कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे बड़े वैल्यू के दूसरे टारगेट्स हैं, उसको नहीं उड़ा करके आप ब्रिज और रेलवे लाइन को क्यों उड़ा रहे हैं। ये जायसवाल सर ने बिल्कुल सही कहा है, आशंका उन्होंने जो व्यक्त की है वो बिल्कुल सही है। ये ग्राउंड ऑपरेशन की मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं, आने वाले हो सकता है कहीं पर कोई टैक्टिकल ग्राउंड लिमिटेड ऑपरेशन हो किसी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए। जी हाँ नैना जी। देखिए इसमें सर ये तो अब आने वाले वक्त के लिए और बड़े घातक वाले हालात हो जाते हैं ना। जल्दी से तेजावत जी से इसका रिएक्शन ले रही हूँ। तेजावत जी, क्या फाइनल कयामत की रात है अब आज की ईरान के लिए, क्योंकि जो उसका ट्रेलर अमेरिका और इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है, अगर ऐसा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो अल्टीमेटम वाली बातें होती हैं, डेडलाइन, उनके कोई मायने भी रह जाते हैं क्या? नैना जी, मायने तो रहते हैं ताकि कंफ्यूज किया जाए और अचानक से उनपे हमला किया जाए, पर कोई प्रेसिडेंट इतने नीचे स्तर पर गिरकर अपनी छवि खराब करके केवल उन सारे षड्यंत्रों का हिस्सा हो जाता है, ये अपने आप में एक नई बात है। हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था, मैं तेजावत जी आपको रोकना चाह रही हूँ, दोबारा रुक रही हूँ, लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान इजराइल ने पहुंचाया है। तेहरान और दक्षिणी ईरान को जोड़ने वाले पुल पर बड़े हमले की खबर है, और इस पुल पर हमले से करीब दक्षिण ईरान और तेहरान का संपर्क भी टूट चुका है। तो ये एक नहीं दो नहीं, ईरान के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही ब्रिज पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। ब्रिज डे और पावर प्लांट डे क्या अब यही है? जो अब से कुछ देर पहले तस्वीर में आपको दिखा रही थी, दरअसल ये रेलवे नेटवर्क पे हमले की तस्वीर है, लेकिन ऐसे ही हालात ब्रिज डे पर भी, ब्रिज पर भी अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेजावत जी, जो तस्वीरें, आप अपनी बात पूरी कंटिन्यू कीजिएगा इसके साथ। जी, ये वाकई दुखद तस्वीरें हैं, सारी इंसानियत के नाम पे वाकई शर्मसार करने वाली हैं, और मुझे लगता है कि एक बार दुनिया वापस उस बारूद के ढेर पर जा रही है। और हमें पता है कि ये सारी लड़ाइयाँ किसी न किसी स्वार्थ के कारण होती है, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, दुनिया को लूटने की होड़ मची थी उन देशों में, और वही हो रहा है। और यह बिल्कुल ठीक कहा हमारे पैनलिस्ट लोगों ने कि दरअसल इजराइल की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसको लगेगा कि आखिरी दम तक उसको कोई भी दुश्मन नजर आ रहा है वहां। और मैं अपनी बात ये कह के खत्म कर देना चाहता हूँ कि दरअसल जो एक मिसाइल की जो कीमत होती है उतने में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। तो सोचिए, जितनी मिसाइलें दागी गई है उतने अगर मेडिकल कॉलेजेस उन देशों में बने होते तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी लड़ाइयों की जरूरत भी होती। नैना जी। जी, और लेकिन अब शरदेंदु जी, आप, मुझे लग रहा था कि शायद जब यहाँ पर रिजवी साहब बात कर रहे थे, आप उनकी बात पे कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, ये तो मुझे बताइएगा। लेकिन एक तरफ क्या हमेशा सिर्फ विक्टिम बनकर ही रहना हमेशा वाली बात हो जाती है क्या? और अगर विक्टिम की बात होती है तो आखिर उसके लिए एक बड़े या कमजोर तबके को फिदायीन या हथियारों के बल पर पूरी दुनिया के सामने अगर लेकर आते हैं तो क्या एकमात्र यही रास्ता बच जाता है? देखिए, इस युद्ध में कोई विक्टिम नहीं है। आज के वर्ल्ड जिस स्टेज में पहुंचा हुआ, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, जिस तरीके से अवेयरनेस है, उसमें विक्टिम कार्ड कोई प्ले करे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। यहाँ इशू बेस्ड लड़ाई है, और मैं तो इस हद तक बोलता हूं कि मैं हर एक चीज को एक राइटियस और एक इनकरेक्ट तरीके से, क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, उस पैरामीटर से नापता हूं, ना कि माइट इज राइट के मापदंड से। देखिए, माइट इज राइट तो पाषाण युग की बात है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को पहुंचा देंगे, और कब पहुंचाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन ये राइटियस है। जब आपने ह्यूमन रेस में जन्म लिया, जब आप इंटेलेक्चुअली इतने साउंड है, इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आपको सही गलत का भी अंदाजा होना चाहिए। आप सिर्फ डंडे के जोर पे अगर विश्व को रूल करना चाह रहे हैं, वेनेजुला के घुस के उनके हेड को उठा लाएंगे, कल ग्रीनलैंड को कैप्चर करेंगे, ईरान को ध्वस्त करेंगे,
तो ये अनएंडिंग लिस्ट है। फिर आपको इसके बाद बढ़ के तमाम इंडो पैसिफिक रीजन में भी जाना होगा, और जो समृद्धशाली देश हैं उनके सामने जी हजूरी। पुतिन से अलग टोन में बात करते हैं, शी जिनपिंग क्या रशिया की चाइना की विजिट आप अलग करने चाहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल की अलग डील करेंगे, और दूसरे पैरामीटर से आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे। आप मिडिल ईस्ट को स्लेव बना के आपने रखा, मिडिल ईस्ट को उनके राइट्स देना नहीं चाहते, और बाकी के बाकी जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के वो इसी दिशा में है। अमेरिका जो बोलता है उसको टो करता है। शुरुआत देखिए, अब्राहम अकॉर्ड जब उन्होंने बनाया तो सबको अपने अपने खेमे में ले लिया। एक सबसे बड़ा वेज क्रिएट किया है आपने मिडिल ईस्ट में, आपने अब्राहम अकॉर्ड करा के सबको इजराइल की लाइन पे टो करा दिया और अमेरिका का वर्चस्व बना लिया। जब चाइना की एंट्री वहां होती है तब खलबली होती है। जब आपका पेट्रो डॉलर कमजोर होने की स्थिति आती है, जब युआन में आपका ट्रांजैक्शन होने लगता है, तब आपको खलबली मचती है। तब आप तमाम तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, पॉज करते हैं, शेयर मार्केट को अप डाउन करते हैं, और इस तरीके से आप अपने एंटरप्रेन्योर और पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हैं। और जब आपको याद आता है कि नहीं अब हमको स्ट्राइक करना चाहिए, मेरे तमाम रिसोर्सेज वहां स्टक है, तब आप एक स्पेशल ऑपरेशन भी लॉन्च करते हैं और अपने सोल्जर्स को रेस्क्यू भी कर ले जाते हैं। तो आप सब कुछ करने में सामर्थ हैं, लेकिन सिर्फ आपने सच का साथ नहीं देना, आपने राइट नहीं होना है। आप सिर्फ इजराइल के इश्यूज को समझते हैं, लेकिन पैलेस्टीन और ईरान के इश्यूज को आप नहीं समझते। देखिए, ईरान की स्ट्रेंथ मिडिल ईस्ट में वो बना क्यों है? उसकी प्रॉक्सिमिटी इजराइल से है नहीं, उसकी प्रॉक्सिमिटी फिलिस्तीन से नहीं है। वो अपने प्रॉक्सीज से पूरे मिडिल ईस्ट में रन करता है, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे आपके इराक के तमाम मिलिटेंट ग्रुप हो, वो उसकी मदद करता है। वो उसका हथियार है, उसका बैटल प्रोसीजर, उसकी टैक्टिक्स है, वो फैलाते हैं। लेकिन सर फिर आखिर ये जो प्रोटेक्ट करने वाले कहा जाए प्रॉक्सीज है, वो पूरी दुनिया के लिए आतंकी संगठन क्यों है? आखिर क्यों हमास को लोग उस रूप में देखते हैं? क्यों हिजबुल्लाह लगातार टारगेट पर है? इसको भी समझाता हूँ। देखिए, हमास को पूरे दुनिया के सारे एक देश आतंकी नहीं मानते, ना हिजबुल्लाह। हमास ने गाजा पट्टी को 2005 से अब तक रूल किया था। हिजबुल्लाह की देखिए सरकार में भागीदारी है लेबनान में, और हूती जो है यमन का बहुत बड़ा चंक रियल एस्टेट को कंट्रोल करता है और एक बहुत बड़े इलाके का स्वामित्व है। वो आज की डेट में काउंटर फोर्स बना हुआ, और यही काउंटर फोर्स देखिए सीरिया में सत्ता में आई है। वो जो उनके जो ISIS का हेड था अल शरा, उसको आपने हेड ऑफ स्टेट बना दिया, उसके ऊपर कल आपने इनाम घोषित किया हुआ था। तो ये तो टाइम टू टाइम की बात है। कल हमास ही गाजा पट्टी को रूल कर सकता है। तेजावत जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं प्रतिक्रिया ले लूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि बाकायदा जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति ने अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। ट्रंप के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति का जवाब आया है। 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जान देने के लिए आगे आए हैं, ये बात कही है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, जिस तरह से धमकी दी थी पावर प्लांट ब्रिज डे को लेकर, ये सीधे जो तस्वीरें नजर आई थी, उसके बाद में ईरान की तमाम जो बड़े अधिकारी थे उनकी तरफ से आम जनता से अपील की गई। IRGC ने, वहां के नेताओं ने अपील की कि वो जनता सड़कों पर आए, मानव श्रृंखला के तौर पर नजर आएंगे और वो जवाब देंगे अमेरिका को भी और इजराइल को भी। अब डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को लेकर ईरान की तरफ से जानकारी और जवाब है कि 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जान देने के लिए आगे आए, और ये एक तरह से आग्रह भी किया गया है। साहिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप हमास को देखिए, चाहे हिजबुल्लाह को देखिए या हूती को देखिए, जहां भी यह है वहां के स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह करके इन्होंने अपना पैरेलल साम्राज्य खड़ा किया हुआ है, आतंक का साम्राज्य है। ये मैं करेक्शन करना चाहता था। और ये जो अटैक्स की बात कर रहे हैं, बात सही है, अमेरिका रोग स्टेट है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है इस लड़ाई में। और अभी जो सबसे अच्छा एक रास्ता ये होता कि हम 45 दिन का सीज़फायर मान लेते और उस 45 दिनों में बाकी चीजों पर बातचीत करते, तो शायद दोनों तरफ से कुछ सहमति बनती। कुछ लोग बीच बचाव में थे, थोड़ा टेम्पर भी कूल डाउन होता है बैठने से। 45 दिनों का अगर अल्टीमेटम मान लिया जाए तो एक इमीडिएट रास्ता था गोला बारूद और इस तरह से जो आक्रमण हो रहे हैं उसको रोकने का, तुरंत तो सीज़फायर मुझे लगता है कि सेंसिबल होता अगर दोनों तरफ के लोग मान जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है और काफी बहुत ही नुकसान होने की उम्मीद है अगर ये एस्केलेट होता है तो, क्योंकि ईरान भी रिटेलिएटरी अटैक करेगा और मिडिल ईस्ट में जब तेल के कुएं जलने लगेंगे, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जब ध्वस्त हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट रहने लायक नहीं रहेगा। इतना काला धुआं वहां होगा कि वहां की वातावरण खराब हो जाएगा, वहां की मिट्टी में जहर होगा। और
अगर भगवान न करे कोई वहां पर न्यूक्लियर प्लांट अगर अफेक्टेड हो गया तो रेडिएशन से सारा मिडिल ईस्ट अफेक्टेड होगा, यहाँ तक कि रेडिएशन भारत तक भी आने की संभावना। बिल्कुल सही, यानी कि मिडिल ईस्ट के देश ही नहीं बल्कि कई एशियन कंट्रीज या पूरी दुनिया भी धीरे धीरे उसकी जद में आएगी। तेजावत जी भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे शरदेंदु जी की बात को लेकर। जी हाँ बिल्कुल नैना जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा डिफाइन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी तक नहीं माना है कि आतंकवाद क्या है, और जिनको हम आतंकवादी समूह बोलते हैं वो दरअसल उन देशों में वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर एक खास विचारधारा के, उनकी पार्लियामेंट में उनके मेंबर्स हैं, हमास या और हिजबुल्लाह हमास उसके के बारे में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा भी ये है कि अगर आतंकवाद की माना जाए तो वो अमेरिकन स्टेट को मानना चाहिए, वो इजरायली स्टेट को मानना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई सत्ता में है या वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आतंकवादी नहीं होता है। और हम जानते हैं कि जिन लोगों ने 70,000 लोगों को मारा है वो उनसे बड़ा खतरनाक आतंकवादी कोई नहीं हो सकता है। तो जब हम आतंकवाद को डिफाइन करें तो यह सारी की सारी चीजें जेहन में रखनी होगी। एक बात मैं एक इस कमेंट के साथ मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ कि दरअसल ऊपरी तौर पर देखने से हमें यह लगता है कि ये दो सत्ताओं की लड़ाई है, पर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नव साम्राज्यवाद है, नव उपनिवेशवाद है। अब किसी भी देश का शोषण करने के लिए वहां पे सत्ता पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था। अब हमें कोई भी देश उसका शोषण कर सकता है वहां की लीडरशिप को अपने कब्जे में करके, और उसी लीडरशिप के खिलाफ ये जो था ये पूरे के पूरे जो अरब मुल्कों का लड़ाई है। और ईरान जो थी वो एक प्रो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। तो जब हम इन चीजों को देखें, अमेरिकन स्टेट को जब हम फेवर करें, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने भी सदियों तक उपनिवेशवाद का दंश झेला है। लेकिन मुझे लगता है लेकिन तेजावत जी बदलते वक्त के साथ में वो तस्वीर भी बदली, हमने अपने आप को अपग्रेड भी किया, और यही वजह है कि हालात जो हैं आज काफी बदले हुए हैं। हम अपने रूट्स को भी मेंटेन करते हैं, कैरी करते हैं, और आधुनिकता को भी एक तरह से आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। जी रिजवी जी। जी मैं आपको बताऊं कि आतंकवाद की परिभाषा जो आज के इस दौर में है वो सिर्फ एक है कि वो कंट्री जो अमेरिका के साथ हो जाती है उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है, या वो शख्स जो अमेरिका के साथ है वो आतंकवादी नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आप जोलानी को ले लीजिए, जो सीरिया का राष्ट्रपति है, उसे अमेरिका आतंकवादी कहता था, लेकिन जब वो उसका दोस्त हो गया तो उसे व्हाइट हाउस में बुलाकर उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। तो इस वक्त जो परिभाषा है आतंकवाद की वो यही है कि जो इजराइल और अमेरिका का दुश्मन है वो आतंकवादी ग्रुप है। वरना आप देखिए कि दुनिया में कितने जुल्म हो रहे हैं और कितनी मौतें हो रही हैं कहाँ कहाँ, लेकिन क्योंकि उनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो आतंकवादी ग्रुप नहीं है। ईरान में हिजाब के बारे में ये होता है, ईरान में हिजाब है इसलिए इसकी रजीम को चेंज करना चाहिए। जी। और इससे ज्यादा खतरनाक हिजाब जो है सऊदी अरब में है, उसका कोई जिक्र नहीं होता है क्योंकि वो अमेरिका का दोस्त है। तो अभी जो कुछ भी परिभाषाएं हो रही हैं वो अप्रोच की बात है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मैं बताती चलूं अपने दर्शकों को। मिडिल ईस्ट से ही बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने तेहरान में बड़ा हमला किया है, और खबर यह है कि अब तेहरान के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर बड़े हमले की जानकारी है। सैन्य परिसर में एयर स्ट्राइक हुई, और इस एयर स्ट्राइक के बाद में जोरदार धमाके हुए हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज हो या फिर सैन्य ठिकाने, लगातार इजराइल उन तमाम ठिकानों को टारगेट कर रहा है, बड़े हमले कर रहा है। राजन जी, ये क्या दर्शा रहा है? तमाम जो लाइंस हैं उनको खत्म करने की, उनको ताकतों को खत्म करने की कोशिश है। बिल्कुल, पिक्चर से पहले ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि कल मतलब भारतीय समय से कल सुबह तक अगर नहीं माने तो भाई ये होगा। देखिए, मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, जब जंग की बात आती है बीच में मोरालिटी कहाँ घुस जाती है। शिवेंद्र पुराने दोस्त है, आई नो हिम सिंस 97, बट जंग के अंदर मोरालिटी कहाँ आ गई? देयर इज नो मोरालिटी। जंग है ही वायलेंस का खेल है। वायलेंस में हमेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। देयर इज ये महाभारत या उसका समय नहीं है। हम जो बात करते हैं कि जस्ट वॉर, ये वॉर, देखिए अगर किसी देश ने 3 हमास वगैरह खड़े कर लिए थे, वो
ड्यूल जो मतलब अगर उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस पे डिपेंड था कि भी हम अपनी एक आउटसोर्स करेंगे सिक्योरिटी को इन मिलिटेंट ग्रुप्स को जो दूसरे देशों में जाके वहां जबरदस्ती सैन्य ताकत से पॉलिटिकल पावर गेन करेंगे और इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। एंड हमले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करो आप अपने इलाके में। 7 अक्टूबर को हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक आपने किया। अरे यार उसके बाद जब वापस पिटाई हुई फिर रोते क्यों हो, फिर रोते क्यों हो, किया आपने। उसके बाद गाजा में देखो कैसे सेलिब्रेशन हुई, पूरे ईरान में कैसे सेलिब्रेशन हुई। उस सेलिब्रेशन मतलब आम आदमी भी जो काफी मात्रा में उस लेवल की वायलेंस को सपोर्ट करता है, तो फिर उसका रिएक्शन यही होगा। उसमें मोरालिटी कहां से आ गई? देयर इज नो रियलिटी। दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड शैल डाई बाय द स्वॉर्ड, पुरानी कहानी है दोस्ती, और वही हो रहा है अभी। देखिए अभी इजराइल ने मूड बना लिया है। मूड पहले दिन से था, मैं पहले दिन से हर चैनल पे बोल रहा था ये बीच बीच में लॉजिस्टिक पॉज देंगे अपने आप को इकट्ठा करने के लिए। और अभी ये भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगला हमला आइसोलेशन होगा, कि भी आइसोलेट करेंगे। शरदेंदु जी शायद कुछ रिएक्ट करें आपकी बात पे। मैं दो तीन चीजें राजन सर को बता दूं। हम लोग घंटों घंटों डिबेट की है जब हम लोग एक्टिव सर्विस में हुआ करते थे। कई बार कई वॉर गेमिंग कई तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सारे व्यूज का एक्सेप्टेंस है। हमारा काम ही है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लाना, सारे इश्यूज को सामने लाना, सारी कंटीजेंसीज को सामने लाना और एक सही तरीके से उसका असेसमेंट करना। देखिए जब तक हम वॉरिंग फैक्शन नहीं है, जब हम युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आकर, आप हम ना तो हम इसराइल के साथ खड़े होते हैं ना ईरान की मदद करते हैं। हम एक हिंदुस्तान ने एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू बना रखा है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी है, तो हम चीजों को अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। जब आप युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको राइटियस तरीके से चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप किसी वॉरिंग फैक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। हम इसराइल की वो तारीफ करते हैं जो उनकी मिलिट्री एक्विपमेंटशिप है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, टेक्नोलॉजी है, जो मादा है, जिस तरीके से वो लड़ते हैं काबिल तारीफ है। लेकिन ईरान जिस तरीके से युद्ध में बना हम उसकी भी तारीफ करते हैं। जिस तरीके से एक वीक नेशन एज कंपेयर टू अमेरिका एंड इजराइल, तो उसने जिस तरीके से अपने रिसोर्सेज को कंजर्व किया, यूटिलाइज किया, एक्सप्लॉइट किया और हिट किया, वो भी काबिल तारीफ है। इसलिए और जब राइटियस की बात होती है तो हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, देयरफॉर हमें सही और गलत की व्याख्या करनी यही पड़ेगी। वजह है कि ईरान जिस पावर के साथ में सामने आया है ना, डोनाल्ड ट्रंप की भी चिंता बढ़ गई, उन्होंने खुद ये बात कही। और यही वजह है कि इस समय की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मैं ऐसा नहीं चाहता लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आज रात इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है। 47 सालों के ईरानी भ्रष्टाचार का अंत होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी, एक बार फिर से धमकी दी, और ये धमकी नहीं बल्कि कहा जाए कि उस स्क्रिप्ट का एक बड़ा हिस्सा दिखाने की कोशिश है जो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका एक तरह से लिख चुका है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात जो कही जा रही है, तेजावत जी बात कर रहे थे कुछ, तेजावत जी सभ्यता को खत्म करने की बात ये, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 47 साल पुराना जो ईरानी भ्रष्टाचार था उसका दारोमदार शायद डोनाल्ड ट्रंप को मिला है खत्म करने का। वो खुद इस बात को दोहरा रहे हैं। देखिए सभ्यताएं ट्रांसफॉर्म होती है, वे खत्म नहीं होती है। तो अगर अमेरिका को यह कोई मुगालता है तो मुझे रहे कि वो दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस ब्रिटेन को लगता था कि उसका सूरज अस्त नहीं होता है, उसका भी सूरज सिमट गया। अब मैं एक पुरानी बात पे वापस लौट आ रहा हूं, जो चर्चा हो रही थी कि युद्ध में मॉरलिटी कहाँ होती है। तो मैं सम्मान के साथ ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे विचार तो जामवाल साहब बहुत खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि इस विचार का कीमत जो है लोगों को लाशों से देना पड़ता है, और कोई भी सभ्यता ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर कोई पायलट, अगर उसको भी पकड़ लिया जाए, कोई सैनिक है उसको भी अगर बंदी बना लिया जाए, तो उसके भी अधिकार होते हैं एक इंसान होने के नाते। तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि ये जो युद्ध है और उसमें जिन सोल्जर्स का इस्तेमाल होता है वो बड़े ताकतवर लोगों के लिए होता है, ताकि उनके हितों को बढ़ाया जा सके। अमेरिकन जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ आके लूट सके। इसलिए मॉरलिटी की अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम वापस उस मध्यकाल में चले जाएंगे जहां कोई जगह नहीं होती है और सभ्यताएं खत्म नहीं होती है। ना ईरान को खत्म किया जा सकता है। और अगर हम फिलिस्तीन का ही उदाहरण दें तो जो लिबरल लोग थे उनकी जगह कट्टर लोग आ गए हैं। हमास ऐसे ही नहीं आया है। यासर अराफात साहब को देखिए, उस समय जिस तरीके से उनका बोलने का या बातचीत करने का इजराइल से तरीका होता था, हमास का वो नहीं है।
और ऐसे आप और कट्टर से कट्टर लोगों को यहाँ पैदा करेंगे और सभ्यताएं ऐसे ही नष्ट होती हैं, सभ्यताएं ऐसे विकास नहीं करती है। जी नैना जी, बिल्कुल सर, जिस तरह से सभ्यता नष्ट होती है और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो तो और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। रिजवी साहब, सभ्यता खत्म करने की बात कही जा रही है, आखिर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात कही हमारे भाई ने कि सभ्यता कोई खत्म नहीं कर सकता है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि वहाँ की सभ्यता, वहाँ का जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको वो खत्म कर सकें। इसका जवाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो IRGC के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि हम मिडिल ईस्ट को तबाह कर देंगे अगर हमारे साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की गई। और मैं आपको नैना जी एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी ईरान ने एक AI के जरिए से एक वीडियो बनाया है, उसमें डिमोना को दिखलाया है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई वार रूम में जा रहे हैं और डिमोना का नक्शा देख रहे हैं। इसकी ये जानते हैं इशारा किस बात का है कि अगर उन्होंने बिजली घरों को हमारे तबाह किया तो हो सकता है कि हम डिमोना में जो पावर प्लांट है उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी मकसद ये है कि जंग जो है बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकती है। और ये जो बात, आखिरी बात मुझे कह लेने दीजिए प्लीज, कि आपने कहा कि मोरालिटी युद्ध में नहीं होना चाहिए या नहीं होती है, ये भी बहुत गलत बात है। मोरालिटी लिमिटेशन तो बहरहाल होना चाहिए, वरना मीनाब में जो कुछ हुआ है हम उसको जायज करार दे देंगे, जो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन सर बात तो यही है कि मोरालिटी तो दोनों तरफ से लागू होती है, जब अगर विक्टिम हो या फिर बाकी सारी चीजों को लेकर भी जिस तरह से अभी परिस्थितियां हैं। सहाय सर, आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है जिसका अंदेशा बहुत लंबे वक्त से था, या फिर ये भी एक ट्रेलर के साथ में धमकी के तौर पर ही इसे देखा जाए? नैना जी, मुझे परिस्थितियां काफी भयावह लग रही हैं और आने वाला समय ठीक नहीं लग रहा है, और ये सरासर दोनों पक्षों की बेवकूफी है। और ये सोचना कि हम मर जाएंगे, अरे आप मरेंगे, पूरी दुनिया को लेके आप डूब रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड हो रही है। आप ठीक है, अमेरिका आपके ऊपर अटैक करेगा, आप मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक कर देंगे, मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा, अमेरिका तो नहीं तबाह होगा ना। आप तबाह हो जाएंगे, इजराइल तबाह हो जाएगा, मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा, अमेरिका तबाह नहीं होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका को तबाह करना, तो वो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, जैसे गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल किया था, वो जो देखते थे कि जब एक लेवल से ज्यादा पानी बढ़ रहा है और हमको दबने की आशंका है, तो फिर वो विड्रॉ करते थे, फिर आगे लॉन्च करते थे। कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी करनी चाहिए। आत्मघाती तरीके से एक बिल्कुल फ्रंट पे चले जाना है कि नहीं अब जो होगा हम मरेंगे, इससे जो है नुकसान ज्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल नुकसान तो ज्यादा है। और क्या उस भयावह नुकसान की आज एक तस्वीर नजर आएगी या फिर कल सुबह और भी ज्यादा भयावह तस्वीर नजर आएगी? ट्रेलर तो लगातार देखने को मिल ही रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये अल्टीमेटम के पहले या डेडलाइन जब है उसके पहले सोशल मीडिया का पोस्ट तो एक तरह से यही दर्शा रहा है, और पोस्ट के बीच में बड़े हमले भी जारी हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिडिल ईस्ट की इन तमाम परिस्थितियों पर लगातार इंडिया डेली बना हुआ है। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया डेली पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।